हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एमजीएम करेज इंस्टीट्यूट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम कुछ होम असाइनमेंट की बात करने वाले हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको दिए थे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लाइव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट की फॉर्म में हमने एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन था सेलेक्ट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर एरोमेटिसिटी के बारे में सब कुछ बता दिया था कि कौन कंपाउंड एरोमेटिक होता है, कौन एंटी एरोमेटिक होता है और कौन नॉन एरोमेटिक होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे और कुछ एज अ होम असाइनमेंट आपको दिए थे, तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन क्वेश्चंस को करना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये साइक्लिक भी है, इसके पास हर जगह sp2 कार्बन भी है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? ये एरोमेटिक भी है और ये क्वासी एरोमेटिक भी है। ये क्या है? क्वासी एरोमेटिक भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आप देखेंगे तो एक नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है, वैसा ही एक पाई बॉन्ड भी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आता है। तो इसके पास टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये? 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो होता है एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें एक रेडिकल आपको गिवन है। रेडिकल का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड के अंदर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं? ना ही एरोमेटिक के पास होते हैं और ना ही एंटी एरोमेटिक के पास होते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसके पास कंडीशन फुलफिल ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कंपाउंड साइक्लिक तो है पर कंपाउंड प्लेनर नहीं है, क्योंकि कार्बन sp3 आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। मैंने कहा था इन केस ऑफ नॉन एरोमेटिक अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर लेकर आता है। तो 2 and 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया है? एंटी एरोमेटिक हो गया है। ऑक्सीजन 2 लोन पेयर लेकर बैठा है, पर आपको पता होगा एट अ टाइम रेजोनेंस में एक ही पार्ट लेगा। तो हमने कहा था कि कंडीशन में कि सिस्टम कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो कॉन्जुगेटेड का मतलब है कि ओनली 1 पाई इलेक्ट्रॉन ही क्या करेगा? मूव करेगा। क्या करेगा? 1 पाई इलेक्ट्रॉन ही यहां पर मूव करेगा। तो देखो ध्यान से कि यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो चुका है? एंटी एरोमेटिक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? ये एरोमेटिक हो जाएगा। माइनस के पास भी 2 4 एंड 2 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 का मतलब है एरोमेटिक। क्लियर? प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2 4 का मतलब है एंटी एरोमेटिक। क्लियर? रेडिकल का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, रेडिकल का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 1 1 2 and 2 4 का मतलब है एंटी एरोमेटिक। क्लियर है कहानी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर ये भी क्या है? sp3। ये भी क्या है? sp3 कार्बन है, तो इसका मतलब क्या हो गया है? ये है नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 12, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 and 2 4 का मतलब है एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो नाइट्रोजन एक लोन पेयर लेकर बैठा है। तो 2 यहां हो गए, 2 यहां गए, 4 प्लस के पास कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। दैट मीन्स एंटी एरोमेटिक। यहां पर sp3 कार्बन है, अगर sp3 कहीं पर भी आ गया तो इसका मतलब कंपाउंड पूरी तरीके से प्लेनर नहीं है और ऐसे कंपाउंड को क्या नाम दे दिया जाता है? नॉन एरोमेटिक। माइनस का मतलब 2 4 and 2 6 का मतलब एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर 2 and 2 4 का मतलब है क्या? एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 17, 2 4 and 5 ना तो एरोमेटिक के पास होता है ना ही एंटी एरोमेटिक के पास होता है अकॉर्डिंग टू हक्कल्स रूल। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। नाइट्रोजन एक लोन पेयर लेकर बैठा है, 2 2 4 2 6 का मतलब है एरोमेटिक। वहां ऑक्सीजन 2 लोन पेयर है, पर एट अ टाइम एक ही रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो हम एक ही को काउंट करेंगे। तो 2 4 2 6 का मतलब क्या हो गया है? एरोमेटिक।
सेम कहानी, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 21, लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से, एक नाइट्रोजन है जो कि सिंगली बॉन्ड से कनेक्टेड है और एक नाइट्रोजन है जो कि डबली बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई नाइट्रोजन डबली बॉन्ड से कनेक्टेड हो तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करता, जबकि अगर कोई नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड हो तो उसका लोन पेयर रेजोनेंस करता है। तो क्या ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस करेगा क्या, ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो क्या होगा, ओनली ये वाला पाई बॉन्ड रेजोनेंस करेगा। तो 2 to 4 to 6, 6 का मतलब क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया है। यहां पर भी sp3, यहां पर भी sp3, मतलब कुछ देखने वाली बात ही नहीं है, नॉन एरोमेटिक। यहां पर भी sp3, मतलब ये भी क्या हो गया है, नॉन एरोमेटिक। अच्छा, इसमें इधर 2 इधर 2 4 दोनों तरफ प्लस, तो नॉन एरोमेटिक तो नहीं होगा क्योंकि ये sp2 बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो 4 आ जाने की वजह से क्या हो गया है, ये एंटी एरोमेटिक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, यहां कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। 2 to 4 to 6, 6 का मतलब क्या हो गया है, ये एरोमेटिक। 2 to 4 to 6 to 8, दैट मीन्स क्या हो गया है, ये एंटी एरोमेटिक। 2 to 4, 5 and 6, 6 का मतलब क्या हो गया है, एरोमेटिक। ये 2 to 4 to 6, 6 का मतलब क्या हो गया है, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 29, बोरॉन के पास कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। 2 to 4 to 6, दैट मीन्स एरोमेटिक। बेंजीन इज ऑल्सो एरोमेटिक। पिरिडीन 2 to 4 to 6, दैट मीन्स एरोमेटिक। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा क्योंकि वो डबली बॉन्डेड है। नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा क्योंकि वो डबली बॉन्डेड है। तो इट्स लाइक अ बेंजीन, अगर बेंजीन है तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो 33 जो है सेम क्वेश्चन है एज अ 29। तो ध्यान से देखो, यहां पर भी लोन पेयर 2 4 to 6, 6 का मतलब क्या हो गया है, एरोमेटिक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37, 2 to 4 to 6, एरोमेटिक। दिस इज द ट्रोपोलियम आयन, क्या नाम है इसका, ट्रोपोलियम केटायन बोल सकते हैं आप इसको, आयन की जगह क्या बोल सकते हैं, केटायन। चलिए, दिस इज 35, 2 to 4 to 6 to 8, 8 का मतलब ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। पर आपको जान के हैरानी होगी कि ये नॉन एरोमेटिक होता है क्योंकि इट इज अ नॉन प्लेनर कंपाउंड। तो हमेशा ध्यान रखें, जो ट्रोपोलियम केटायन होता है वो तो प्लेनर होता है, पर जो नॉन एरोमेटिक, पर ये जो नॉन एरोमेटिक हुआ है, ये हुआ है किसकी वजह से, प्लेनरिटी की वजह से, कि ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज किसी दूसरे प्लेन में मूव कर जाता है, इस वजह से ये कंपाउंड प्लेनर नहीं होता और ये बन जाता है नॉन प्लेनर कंपाउंड, और ये बन जाता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 to 4 and to 6, 6 का मतलब क्या हो गया है, ये एरोमेटिक हो गया है। 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 का मतलब क्या है, ये भी एरोमेटिक है, बोलो है कि नहीं है। ये है नेफ्थलीन, दिस इज द नेफ्थलीन। नेफ्थलीन 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 का मतलब क्या है, एरोमेटिक। ये है एंथ्रासीन, दिस इज द एंथ्रासीन। 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 to 14, 14 का मतलब भी क्या है, एरोमेटिक। चलिए यहां पर बात करें 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 का मतलब क्या है, एरोमेटिक। यहां पर बात करें, या तो लोन पेयर को ले लो या डबल बॉन्ड को ले लो, लोन पेयर तो रेजोनेंस पार्ट लेता नहीं है। तो 2 to 4 to 6 to 8 to 10, 10 का मतलब क्या है, एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 42, 42 के अंदर अगर आप काउंट करेंगे तो क्या देखेंगे कि इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है, 1 2, इसके अंदर कहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और ये बीच वाला 8, 8 into 2 मतलब इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। इस अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इस अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कुछ ऐसा कि 16 पाई आ जाने की वजह से ये बन जाना चाहिए एंटी एरोमेटिक। क्या बन जाना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। बट एक्चुअल में आपको बता दूं, इट्स नॉट एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, इट्स एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि यहां पर सरफेस रूल फॉलो होता है। क्योंकि जो हक्कल ने अपना रूल दिया था वो ओनली एक रिंग के लिए दिया था, 1 रिंग के लिए दिया था, बट यहां तो बहुत सारी रिंग्स है। अगर बहुत सारी रिंग्स हैं
तो इन बहुत सारी रिंग्स को एक रिंग में कन्वर्ट करते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करें, देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, इस तरीके से हम इसको एक रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको एक रिंग में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। कैसा बन जाएगा भाई, ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अगर ये कुछ इस तरीके से बन गया तो आपको बाहर बाहर की जो बाउंड्रीज है उससे एक रिंग बनती हुई नजर आ रही है। तो अगर एक रिंग बनती हुई नजर आएगी तो क्या ये वाला बॉन्ड वहां पर प्रेजेंट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। इसको हमें स्किप करना पड़ेगा। अगर हमने इसको स्किप कर दिया तो हमारे पास 8 नहीं ओनली 7 पाई बॉन्ड बच जाएंगे, मतलब 14 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स क्या बन जाएगा, ये एरोमेटिक बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 43 में भी क्या लगेगा, सरफेस रूल लगेगा। सरफेस रूल के अकॉर्डिंग क्या बात करें, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इंटू 2 कितना हो गया, 22। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक। ये वाले जितने भी पाई बॉन्ड हैं ये अंदर वाले, ये सब छूट चुके होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, 2 2 4 2 6 2 8 8 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट इट्स नॉट अ एंटी एरोमेटिक, इट्स अ नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये भी एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है। क्या है ये, नॉन प्लेनर। क्यों है नॉन प्लेनर, क्योंकि इसका जो शेप होता है, इसका जो शेप होता है वो होता है टब शेप। कैसा होता है, टब शेप। ये कुछ इस फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, इस फॉर्म में हमें ये मिलता है। इट्स अ टब शेप। तो टब जो होता है वो कैसा होता है, नॉन प्लेनर होता है। इस वजह से ये क्या हो चुका है, नॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें। क्वेश्चन नंबर जो 45 है वो भी एक तरीके से क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है वो, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों है नॉन एरोमेटिक, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट हाइड्रोजन यहाँ के हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, रिपल्शन करता है, जिस वजह से ये वाला कॉर्नर और ये वाले दोनों कॉर्नर क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं और कंपाउंड को क्या बना देते हैं, नॉन प्लेनर बना देते हैं, जिस वजह से ये क्या हो गया है, नॉन एरोमेटिक हो गया है। तो ये होम असाइनमेंट जो था हमारा लास्ट टाइम, ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसके अंदर, एप्लीकेशन ऑफ R/M इफेक्ट। हमारा जो टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ R और M इफेक्ट, उसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन हमने कंप्लीट करी, कौन सी, एरोमेटिसिटी। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी वो क्या है, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर है उनको कंपेयर करना है। उनको क्या करना है भाई, कंपेयर करना है। तो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको भी आप क्या लगा लें, इंपॉर्टेंट लगा लें। यहां से भी एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो कहने का मतलब सेकंड एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर को कंपेयर करना या कैलकुलेट करना। तो चलिए हम जानते हैं क्या, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो कार्बन कार्बन होता है उसके बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, 1। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो क्या हम ये भी जानते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के, मतलब बॉन्ड टूटने की ऊर्जा। दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। पर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी, उसकी जस्ट उल्टी हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए इनको किस तरीके से कंपेयर करना है, किस तरीके से निकालना है, तो इसके लिए यहां पर 2 केस है। केस नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर व्हेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट। हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने वाले हैं कब, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो, इक्विवेलेंट हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगी, सर ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है। तो देखो ध्यान से, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, यहां पे एक एग्जाम्पल लिया, दिस इज द एग्जाम्पल HCOO नेगेटिव। क्लियर है कहानी।
मैंने क्या किया, मैंने आपसे पूछा बताओ ये रेजोनेंस करेगा कि नहीं करेगा, तो आपने क्या कहा कि सर डबल सिंगल माइनस रेजोनेंस करेगा ही करेगा। तो रेजोनेंस करेगा तो किस तरीके से करेगा, ये बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट होगा, ये वाला इधर से इधर शिफ्ट होगा। अगर ये इधर से इधर शिफ्ट हुआ तो देखो ध्यान से, HO माइनस डबल बॉन्ड O, बोलो आया कि नहीं आया। दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर सेकंड। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ फर्स्ट और सेकंड के अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो आप क्या पढ़ के आए हैं, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ के आए हैं। तो जरा बताओ मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर किस तरीके से निकाला जाएगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला पोलर नॉन पोलर, तो यहां तो दोनों ही पोलर हैं। सेकंड नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट भी बराबर है। थर्ड देखें कि आखिर किसके पास जो चार्ज सेपरेशन है वो ज्यादा है, तो चार्ज तो एक ही है, सेपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा किसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है या पॉजिटिव चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है, तो यहां तो नेगेटिव चार्ज है और वो दोनों में ही ऑक्सीजन पर है। तो कहने का मतलब हर जगह कंडीशन क्या है, इक्वल है। अगर हर जगह कंडीशन इक्वल है दैट मीन्स स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा किसका, फर्स्ट और सेकंड का, वो भी क्या हो जाएगा, एकदम इक्वल हो जाएगा। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर सेम आ जाता है दैट मीन्स बोथ आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। क्या है ये, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। अगर कोई भी दो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आ जाएं तो फिर उनका बॉन्ड ऑर्डर या उनकी बॉन्ड लेंथ किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताता हूं। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहां पर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड ऑर्डर है X और यहां पर जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर है Y। सेम इसका भी यहां पर क्या हो जाएगा, X, इसका भी क्या रहेगा, Y, ये तो वही रहेगा सेम। तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से, हम कैलकुलेट करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X को। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने का तरीका है सम ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब हमें सम निकालना है, किसका सम निकालना है, हमें सम निकालना है बिटवीन बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहने का मतलब जैसे आप X निकाल रहे हो तो X किसके बीच का है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक, इनके बीच कितने बॉन्ड है, अभी फिलहाल यहां पे इनके बीच में कितने बॉन्ड है, इनके बीच में बॉन्ड है कितने, डबल बॉन्ड, तो ये 2। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है कौन सा वाला, ये वाला, इसके अंदर में कितना बॉन्ड है, इसके बीच में बॉन्ड है 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Y निकालता हूं तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Y कैसे निकाला जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Y निकाला जाएगा कि सेम वही फॉर्मूला कि जो Y है यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना है Y का, यहां पर कितना है भाई बॉन्ड ऑर्डर, यहां पर है 1। पहले स्ट्रक्चर के अंदर कितना है 1, दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर कितना है बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर है 2, तो 1 + 2 डिवाइड बाय 2, तो 3/2, इसका भी कितना हो गया 1.5। तो क्या समझ में आया यहां से कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ X इक्वल्स टू बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Y, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ ऑफ X इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ ऑफ Y। तो कहने का मतलब जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हों तो हमेशा बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ एकदम इक्वल आती है। तो आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आखिर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको सीधा क्या लगाना है, आंसर लगाना है कि अगर इक्विवेलेंट RS हैं तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ सेम होंगे। तो आप पहचान गए कि इक्विवेलेंट RS कैसे जज किया जाता है। तो आप आराम से स्टेबिलिटी चेक करें और आंसर निकाल लें। सेकंड केस बनता है कि इफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर नॉन इक्विवेलेंट, कैसे पता लगाएंगे, देखो ध्यान से, मैंने लिखा यहां पर क्या, मैंने लिखा कुछ ऐसा कि HCOOH, ये लिखा। यहां पर क्या होगा कि जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्ट लेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अगर रेजोनेंस में पार्ट लेगा तो क्या वो कुछ ऐसा बनाएगा, यहां पे आ जाएगा O-, यहां डबल बॉन्ड OH, यहां प्लस, ये स्ट्रक्चर है फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर है सेकंड। मैंने आपसे पूछा बताओ दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर स्टेबिलिटी तो फर्स्ट की ज्यादा है क्योंकि वो नॉन पोलर है, तो फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई भाई, फर्स्ट वाले की ज्यादा हो चुकी है। अगर स्टेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा है तो मैंने क्या किया, इस कार्बन इसको दे दिया X, इसको दे दिया है Y, और मैंने पूछा कि बताओ X और Y में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, कौन ज्यादा है कौन कम है, या बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन है। तो हमेशा ध्यान रखें जब स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट हो तो हमेशा उसको देखें जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसकी एनर्जी कम है। क्लियर।
तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी एनर्जी कम है, इसीलिए इसको चेक करना आसान है। तो जो इसमें आंसर दिया हुआ है, जो आपको दिखाई दे रहा है, वही आंसर है। तो आंसर मुझे क्या दिखाई दे रहा है? मुझे दिखाई दे रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एक्स कितना है, 2 है, और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वाई कितना है, 1 है। तो मैं क्या लिखूंगा? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वाई। तो बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्स इज लेस देन बॉन्ड लेंथ ऑफ वाई। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर स्ट्रक्चर नॉन इक्विवेलेंट हो और आपको मिल जाए कि जो ज्यादा स्टेबल है उसके अंदर देखें और उसके अंदर जो दिया हुआ है वही आंसर है। क्लियर है कहानी? उसके अंदर जो दिया हुआ है वही आंसर है। चलिए, तो इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कि एक्स और वाई के अंदर बॉन्ड लेंथ का हमें क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। हम तो दोनों का ही ऑर्डर बता लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी बता लेते हैं, बॉन्ड लेंथ का भी ऑर्डर बता लेते हैं, दोनों कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले ध्यान से देखो, बेंजीन जो होता है, क्या उसके बनने वाले जो स्ट्रक्चर हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं या नॉन इक्विवेलेंट होते हैं? किस तरीके से होते हैं भाई उसके स्ट्रक्चर हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि बेंजीन के दोनों आरएस क्या माने जाते हैं? सेम माने जाते हैं। क्लियर है कहानी? उन दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल होती है, क्योंकि इनके पास कंडीशन डिफरेंट नहीं होती, सब कंडीशन सेम होती है। तो दोनों का अगर जो स्टेबिलिटी है वो सेम है, इसका मतलब ये क्या है? इक्विवेलेंट आरएस है। अगर इक्विवेलेंट आरएस है तो हम कह सकते हैं कि एक्स और वाई लेंथ में भी सेम होंगे और ऑर्डर में भी सेम होंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ध्यान से। नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा और किस पे जाएगा? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन पर ही जा रहा है। इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंट आरएस है। तो चाहे बॉन्ड ऑर्डर ले लो चाहे बॉन्ड लेंथ ले लो, दोनों क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरीन से ऑक्सीजन यहां और यहां, मतलब ऑक्सीजन से कहां जाएगा? ऑक्सीजन, ये भी इधर से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ये भी इधर से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ये भी इधर से ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, और इस तरीके से ये भी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन। मतलब कहीं पर भी रेजोनेंस करा लो, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पर ही जाने वाला है। मतलब इक्विवेलेंट आरएस है, इक्विवेलेंट आरएस है तो एक्स वाई जेड आपसे पूछा है, तो एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड आ जाएगा। जो 4th नंबर है उसके अंदर भी पॉजिटिव एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, एक बार यहां आएगा, और सब जगह कार्बन है, मतलब इक्विवेलेंट आरएस है। अगर इक्विवेलेंट आरएस है तो एक्स इक्वस टू वाई इक्वस टू जेड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में बेंजीन नहीं है। अगर बेंजीन नहीं है मतलब डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो अगर ये रेजोनेंस करता है तो इसका मतलब ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा नॉन इक्विवेलेंट आरएस। अगर नॉन इक्विवेलेंट आरएस बनाएगा तो बताओ इसका जो अगला आरएस बनेगा वो पोलर बनेगा या नॉन पोलर बनेगा? इसका अगला आरएस बनेगा पोलर, और ये है नॉन पोलर। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? यही वाला है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो मुझे बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो तो ज्यादा होगा एक्स का और जेड का बराबर, पर ज्यादा किससे होगा? वाई से, क्योंकि एक्स 2 है, जेड 2 है, वाई 1 है। तो एक्स और जेड बराबर भी हैं और ज्यादा भी है। जबकि अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो एक्स और जेड बराबर तो हैं पर वो लेस देन है वाई से। क्लियर है कहानी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कंपैरिजन किया गया है। एक्स यहां पे दिया है, वाई यहां पे दिया है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत आराम से पढ़ें। क्लियर? तो एक्स और वाई के अंदर आपको बताना है कि किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या किसका कम है, मतलब आपको ऑर्डर बताना है। तो देखो, एक्स जो है वो कार्बन क्लोरीन के बीच में है, और कार्बन क्लोरीन के बीच में ऑलवेज क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। पर जो वाई है वो भी कार्बन क्लोरीन के बीच में है, पर आप देख पा रहे होंगे कि जो क्लोरीन का लोन पेयर है वो तो रेजोनेंस कर सकता है। अगर वो रेजोनेंस कर सकता है तो इसका मतलब कार्बन क्लोरीन के बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। अगर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा हो गया? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ वाई इज ग्रेटर देन बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एक्स। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा हो गई? एक्स की। किससे? बॉन्ड लेंथ ऑफ वाई से। बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों हुई एक्स की? क्योंकि एक्स तो ऑलवेज सिंगल बॉन्ड रहेगा, पर ये रेजोनेंस करने की वजह से कभी कभी सिंगल भी रहेगा तो कभी कभी डबल भी रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड लेंथ जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उसकी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये एक्स जो है, एक्स का बॉन्ड ऑर्डर प्योर ट्रिपल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। वाई के अंदर भी प्योर डबल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। जेड के अंदर भी प्योर सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। पर डब्ल्यू के अंदर
डबल रेजोनेंस हो रहा है, मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कभी कभी डबल भी आएगा तो कभी कभी सिंगल भी आएगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन किया जाए तो बॉन्ड ऑर्डर के अंदर सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर एक्स का होगा, फिर वाई का होगा, फिर जेड का नहीं होगा, जेड का तो ऑलवेज वन रहेगा, जबकि डब्ल्यू का वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, पर कंफर्म बिल्कुल नहीं है कि हमेशा टू ही रहेगा, और ये भी कंफर्म नहीं है कि हमेशा वन ही रहेगा, मतलब वन और टू से बीच में रहेगा। दैट मीन्स किससे ज़्यादा हो जाएगा, ये जेड से ज़्यादा हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका हो गया, जेड का। तो जो बॉन्ड लेंथ हो गई वो जेड की सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो प्योर सिंगल बॉन्ड है, फिर डब्ल्यू की है, फिर वाई की है, और फिर एक्स की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो एक्स इज अ प्योर डबल बॉन्ड, वाई इज अ प्योर सिंगल बॉन्ड। ये रेजोनेंस करके सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और डबल बॉन्ड भी बना सकता है। डब्ल्यू जो है वो भी रेजोनेंस कर रहा है, पर किससे ज्यादा कर रहा है रेजोनेंस, जेड वाले से ज्यादा कर रहा है क्योंकि एक पाई बॉन्ड उसके अंदर ज्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं किसको कैलकुलेट करने वाला हूं, बॉन्ड ऑर्डर को। बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने जाऊं तो वो आ जाएगा कि x प्योर होने की वजह से सबसे ज्यादा हो जाएगा। x के बाद ध्यान से देखो z में भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं और w में भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, पर ज्यादा किस में आ रहे हैं डबल बॉन्ड करेक्टर, वो है w। उसके बाद किस में आ रहे हैं, z, और सबसे कम सबसे छोटा जो है वो है y। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, y की, फिर z की, फिर w की, और फिर x की। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 के अंदर ध्यान से देखो, आपको दो रिंग नजर आ रही होगी, एक रिंग 5 मेंबर की, एक रिंग 3 मेंबर की है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी रिंग वाले क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश करें कि हमने जो एरोमेटिसिटी पढ़ी है उसको यूज करें। तो आप कोशिश करें कि इसको भी रिंग एरोमेटिक बना दे और इसको भी एरोमेटिक बना दे। तो बीच वाले बॉन्ड को कुछ इस तरीके से तोड़ें कि ये दोनों रिंग आपस में एरोमेटिक बन जाएं। तो आई थिंक ये जो है, या फिर आप दूसरे तरीके से देखें कि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और बीच में भी कितने हैं, 2। तो ये बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसको दिए जाए, ऊपर दिए जाए या नीचे दिए जाए, ये दिए जाते हैं ऊपर। अगर ऊपर देते हैं तो ये भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक, और बीच वाला नीचे वाला भी क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। उसी तरीके से यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 2, किसी को भी दो, अगर एक एरोमेटिक बनता है तो एक एंटी एरोमेटिक बनेगा ही बनेगा। तो ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक। उसी तरीके से यहाँ पर 2, यहाँ 4 और यहाँ 2 और साथ में sp3 कार्बन, तो फिर ये 2 किसको देना अच्छा है, इसको। तो ये बन जाएगा एरोमेटिक और ये बन जाएगा क्या, नॉन एरोमेटिक। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एक में तो एरोमेटिक एरोमेटिक का कॉम्बिनेशन है, एक में एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, एक में एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, जबकि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। तो कहने का मतलब सबसे अच्छा जो रेजोनेंस होगा वो किसके अंदर होगा, एरोमेटिक के अंदर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। वो स्टेबल है ही इसलिए क्योंकि उसके अंदर रेजोनेंस बहुत अच्छे से होता है। तो अगर मैं बात करूं क्या बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ की, क्लियर, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं तो सबसे बेकार जिसके अंदर रेजोनेंस होगा वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा डबल बॉन्ड रखेगा। अब जैसे ये तो एरोमेटिक हैं दोनों, अगर ये दोनों एरोमेटिक है मतलब ये डबल बॉन्ड बहुत आसानी से टूट जाएगा, बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 नहीं रहने वाला है, बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं रहने वाला है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 कौन सा रहेगा, वो रहेगा जिसमें कॉम्बिनेशन सबसे बेकार है। दैट मीन्स एक में एरोमेटिक है, एक में एंटी एरोमेटिक है, मतलब ये रेजोनेंस इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत कम होती है एंटी एरोमेटिक की। तो अगर यहाँ रेजोनेंस अच्छा नहीं होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा टाइम तक रहेंगे। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर ज्यादा रहेंगे तो क्या बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं हम कि जो x है, जो y है, उसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। तो y के बाद किसका होना चाहिए, z का होना चाहिए, और z के बाद सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा x का, क्योंकि वो बार बार फ्लक्चुएट होता रहेगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है, एरोमेटिक है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, x की, फिर z की, फिर y की। x की क्यों होगी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि एरोमेटिक होने की वजह से ये डबल बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा, और सिंगल बॉन्ड में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ धीरे धीरे बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बात करें तो फ्लोरीन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट, कार्बन इज अ सेकंड पीरियड एलिमेंट। उसी तरीके से क्लोरीन इज अ थर्ड पीरियड एलिमेंट, पर कार्बन इज अ सेकंड
पीरियड एलिमेंट। कौन सा पीरियड का एलिमेंट है? कार्बन सेकंड पीरियड एलिमेंट। तो यहाँ तो 2p के अंदर रेजोनेंस है, यहाँ पर तो किस में रेजोनेंस है? 2p में, जबकि यहाँ किस में है? 2p 3p में। तो बताओ सबसे अच्छा रेजोनेंस किस में होगा? 2p के अंदर जो रेजोनेंस है वो बेटर होगा, क्योंकि सेम लेवल के हैं, इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि 2p से 3p में मूवमेंट इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को खुद रखना चाहेगा किसी और को देने की जगह। वो क्या करना चाहेगा? खुद रखना चाहेगा। जबकि फ्लोरीन के पास कोई ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता, वो तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो रेजोनेंस किस में अच्छा है? 2p में। जिसमें रेजोनेंस अच्छा होगा उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो तो किसका ज्यादा हो जाएगा? वो हो जाएगा x का। किसका ज्यादा हो जाएगा? x का। इसको हम क्या ले लेते हैं? x, दिस इज द x एंड दिस इज द y। तो किसका हो जाएगा ज्यादा? x का। किससे? y से। जबकि बॉन्ड लाइन जो होगी वो y की ज्यादा होगी x से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चंस थे, ये जो एप्लीकेशन थी, एप्लीकेशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ, जिसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो आप धीरे धीरे करते रहें। जितने भी क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं उन क्वेश्चन को आप इसी तरीके से डील करें, इसी तरीके से हैंडल करें। आप आराम से इन क्वेश्चन को करके ले जाएंगे और यहां से 4 to 8 मार्क्स कंप्लीट आपके खाते में होंगे। कहने का मतलब यहां से क्वेश्चन पक्का ही आना है। इन क्वेश्चंस को बहुत आराम से करें, बहुत बारीकी से करें, क्योंकि इनमें गलती होने के जो चांसेस हैं वो बहुत मिनिमम होते हैं। बट मिनिमम चांस ही बहुत नुकसान करते हैं, क्योंकि उनमें हम ध्यान देते नहीं हैं और गलतियां कर देते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट।